ओके दोस्तों, ये हमारा 6th लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। एंड इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गॉस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में। सो गॉस लॉ हमने लास्ट टाइम सीखा था। वो हमसे कहता था कि फ्लक्स विच यू जनरली फाइंड बाय द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस वेक्टर you can also relate this flux equals to 1 by epsilon naught times of the net charge q enclosed in the Gaussian surface. Gaussian surface के अंदर कितना चार्ज है divided by epsilon naught will be equals to net flux through that Gaussian surface, जिसको आप फ्लक्स को E डॉट डी एस से निकालते हैं, जो कभी कभार बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको आप Q बाय एप्सिलॉन नॉट से भी निकाल सकते हैं। अब इस चीज़ को देखते हुए, गॉस लॉ को सीखते हुए, हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशन के बारे में बात करी है। अब हम इस क्लास में किसके बारे में बात कर रहे हैं? एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। सो इस एप्लीकेशंस में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। गॉस लॉ की हेल्प से हम डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किसको फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों फाइंड कर सकते हैं, क्यों अलाउ करता है हमें गॉस लॉ? क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देखा था गॉस लॉ से हम लोग कूलम्स लॉ को भी डिराइव कर रहे थे, राइट? गॉस लॉ से हमने कूलम्स लॉ को डिराइव करा था और उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी एक पॉइंट चार्ज से किसी स्फेयर पे। तो वैसे ही अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी गॉस लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है। ये हमारे इस क्लास का मोटिव है और ये लास्ट टॉपिक भी है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का ये लास्ट टॉपिक है जिसको हम कवर कर रहे हैं। और इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को कवर करने के बाद जो अभी तक के आपके डाउट्स हैं उनको भी इसी पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। फाइन, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो ये हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता लगानी है एक इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर के थ्रू। एक वायर है जिसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लॉन्ग चार्ज वायर, व्हेन वी से इन्फिनाइटली लॉन्ग, उसका एंड हमें नहीं पता है, हाँ, बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो फिक्स है इसमें, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ फिक्स है। उसके थ्रू किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पी पॉइंट पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगानी है। फाइन, सो देखते हैं इधर ये क्या कह रहा है। कंसीडर अ थिन इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा विच इज कूलम पर मीटर चार्ज बाय लेंथ by laterally symmetry. E is the line of charges which is directed outwards. इस बात को समझने के लिए हमें फिगर देखना पड़ेगा। सो फिगर को देखते हैं। सो ये हमारे पास फिगर है। इन्होंने हमसे कहा है कि E जो है laterally symmetric है। E डायरेक्टेड आउटवर्ड्स लेटरली सिमेट्रिक है, मतलब ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड्स की तरफ निकल रही है। एंड लेटरली सिमेट्रिक का मतलब है सेम डिस्टेंस पे लेफ्ट एंड राइट पे सेम मैग्नीट्यूड है। मतलब अगर आप 5 सेंटीमीटर इस तरफ चले जाएं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही 5 सेंटीमीटर इस तरफ जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम एट ऑल पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लीनियर चार्ज। फाइन, सो टू डिटरमाइन द फील्ड वी चूज अ गॉसियन सर्फेस। अब देखिए, गॉसियन सर्फेस चुनना ना आपका काम है। आप चाहें कैसी भी गॉसियन सर्फेस चुन सकते हैं, कैसी भी, जैसा आपका मन कर रहा है वैसी भी। यहाँ पर एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने जो गॉसियन सर्फेस चुनी है वो एक सिलेंडर है। वो क्या है? एक सिलेंडर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इन्होंने जो गॉसियन सरफेस चुनी है वो एक सिलेंडर है जिसका लेंथ की डिस्कशन इन्होंने नहीं करी, बट यस, उस सिलेंडर का जो रेडियस है उसकी डिस्कशन करी है। रेडियस जो है वो आर है, मतलब ये आर दूरी पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप जो है वो गॉसियन सरफेस सिलेंडर ना चुने और एक सिमेट्रिक सरफेस जो है वो आप क्यूबॉइड चुन लें जिसके अंदर सेंटर पे ये पड़ा हो लीनियर चार्ज, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो भी आंसर वही निकलेगा एग्जैक्टली जैसा कि इसमें निकल रहा होगा। जैसा आंसर आप इधर निकालेंगे क्यूबॉइड के थ्रू, वैसा ही आंसर सिलेंडर के थ्रू निकलेगा। फाइन, ये आप चाहें तो खुद घर में ट्राई कर सकते हैं क्यूबॉइड के थ्रू करने से। बट पहले सिलेंडर जो दिया हुआ है उसको हम देखते हैं कि सिलेंडर के साथ कैसे ये सॉल्व होता है। सो यहाँ पर मुझे सिलेंड्रिकल सर्फेस पे 3 सर्फेसेस दिख रही हैं। तो मेरा जो नेट फ्लक्स है फाइनेट की अगर मैं बात करूँ, सो फाइनेट मेरा φ1, φ2 एंड φ3 के ऊपर डिपेंडेंट है। फाइनेट मेरा φ1, φ2 एंड φ3 के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैं φ1 की बात करूँ तो उसको मैं लिखूँगा E डॉट ds1
ई डॉट डी एस वन वैक्टर, फाई टू को लिखूँगा ई डॉट डी एस टू वैक्टर, ई डॉट डी एस टू वैक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है, बस सर्फेसेस चेंज हो रही हैं तो एरिया चेंज होगा। एंड ई डॉट डी एस थ्री वैक्टर्स, ई डॉट डी एस थ्री वैक्टर्स, ये हमारे पास फाई वन फाई टू फाई थ्री के फॉर्म में है। ध्यान से देखेंगे फ्लक्स वन जो है वो ई डी एस वन कॉस ज़ीरो है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है और सरफेस में एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड ही है। ये कौन से सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, सी एस ए, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, तो उसके साथ एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है ज़ीरो। वेयर एज इस सरफेस टू को देखिए और सरफेस थ्री को देखिए, ये एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बेस को देखिए, ये एरिया ऑफ टॉप जो है वो अपवर्ड ले जाता है अपना एरिया वेक्टर और एरिया ऑफ बेस जो है वो डाउनवर्ड ले जाता है एरिया वेक्टर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी राइट की तरफ है, सी एस ए की तरफ है, तो उसके साथ उनके एंगल्स क्या बन रहे हैं, परपेंडिकुलर। क्या बन रहे हैं, परपेंडिकुलर। तो ये वाली चीज़ें मैं 0 0 लिख रहा हूँ। ये 0 क्यों लिखा, रीज़न क्या है इसका 0 लिखने का, बिकॉज ये cos 90 यूज़ करेंगे एंड cos 90 क्या होता है 0, cos 90 क्या होता है 0। नाउ अब हमें सिर्फ इतना पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन जो है वो कर्व सरफेस एरिया का है, एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बेस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसी से हम ई को कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं इस इंटीग्रेशन से एंड क्लोज इंटीग्रेशन कर देते हैं किसका, डी एस का। सो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ई एंड डी एस, मतलब इस डी एस वन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। डी एस वन कौन है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, छोटे से एरिया को अगर आप क्लोज इंटीग्रल करेंगे तो इस एरिया का कंप्लीट कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा, विच यू नो 2 पाई आर एंड लेट्स से कि ये गॉसियन सरफेस जो आपने बनाया था वो एच हाइट का था। लेट्स से ये गॉसियन सरफेस जो आपने बनाया था वो किस हाइट का था, एच हाइट का, तो आपने लिखा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। हाँ, चार्ज ज़रूर इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर पे है, इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर पे है, लेकिन क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लैम्डा जो है वो क्योंकि कांस्टेंट है, इसलिए जो भी आंसर मैं एच के अकॉर्डिंगली निकालूंगा वही सेम आंसर होगा सारे के सारे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, सो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। फ्लक्स तो हमारा निकल गया, अब इस फ्लक्स के साथ गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। सो अप्लाइंग व्हाट, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। सो इसको अप्लाई करने से हमें क्या मिला देखते हैं। सो अप्लाइंग गॉस थ्योरम अलाउ यू to relate phi net is equals to net charge in that Gaussian surface divided by epsilon naught, net charge in that Gaussian surface divided by epsilon naught। phi net तो है आपके पास E इंटू टू पाई आर एच, E इंटू टू पाई आर एच, लेकिन अगर नेट चार्ज की मैं बात करूँ, नेट चार्ज, तो ये यहाँ पर h हाइट तक का ही चार्ज इंक्लूड होगा। गॉसियन सरफेस के अंदर सिर्फ h हाइट के अंदर ही जितना चार्ज है उसी को इंक्लूड करेंगे, एंड क्योंकि ये लैम्डा डेंसिटी के साथ है तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एच, लैम्डा इंटू एच। कैसे, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल, तो लैम्डा इंटू एल विल बी व्हाट, क्यू, और एल मतलब लेंथ, कितनी लेंथ का आपने चार्ज यूज करा है, एच हाइट तक का, तो लैम्डा इंटू एच बाय लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अपॉन में कौन है, एप्सिलॉन नॉट, कौन है अपॉन में, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एच एन एच क्या हो गया, कैंसिल, एच एन एच कैंसिल। सो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल आंसर क्या निकलेगा, फाइनल एक्सप्रेशन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का निकलेगा E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फाइनल एक्सप्रेशन आपका निकला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। नाउ क्वेश्चन उठता है कि अगर ये एक्सप्रेशन में लैम्डा की बात पूछी जाए तो आप कहेंगे फिक्स है, लैम्डा की बात अगर हम पूछें तो आप कहेंगे फिक्स है, 2 फिक्स है, पाई फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, तो कौन सी चीज़ है जो चेंज कर सकती है, आर। कौन सी चीज़ है जो चेंज कर सकती है, आर। और इस आर के साथ अगर वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, देखते हैं हम लोग। यहाँ ये हमारे पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस में आर है, एक्स एक्सिस में क्या है, आर। सो ई बाय आर का जो ग्राफ है, ई और आर का जो है वो इन्वर्सली रिलेशन ऐसे होगा, राइट। ये आपका ग्राफ होगा इन्वर्सली रिलेशन, बिकॉज ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 आर, ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर लेकिन कोई कहता है ई और आर में ग्राफ ना बनाओ, लेट्स से किसी ने आपसे बोला नहीं मुझे ई और आर में ग्राफ नहीं चाहिए,
मुझे ई और 1/r में ग्राफ चाहिए, ई और 1/r में। सो ई 1/r के साथ कैसे रिलेट कर रहा है इस एक्सप्रेशन में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ई आर के साथ तो इन्वर्सली है, लेकिन ई 1/r की वैल्यू के साथ कैसा है? डायरेक्टली। अगर 1/r की वैल्यू बढ़ेगी तो ई की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको आंसर ये देना पड़ेगा। फाइन, ई एंड आर के साथ रिलेशन ये है एंड ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। देखिए दोनों ही एक्सप्रेशन सेम है, बस फर्क इतना है यहाँ मैं ई और आर की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं ई और कंप्लीट 1/r की बात कर रहा हूँ। फाइन, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन है। इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ सो दैट आप एक साथ चीज़ें देख सकें और फिर दोबारा सीख सकें कि क्वेश्चन की डिमांड क्या थी हमारे। सो टॉपिक की डिमांड थी कि आपके पास एक इन्फिनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है जो कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के साथ लैम्डा के साथ चार्ज्ड है एंड इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताई गई है कि लिटरली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक है और मैग्नीट्यूड उसका सेम पॉइंट पर, हर सेम दूरी पर सेम है। सो आपने यहाँ पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए एक गॉसियन सरफेस को लेट किया और वो जो गॉसियन सरफेस है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में लेट किया। मैंने आपको कहा कोई भी सिमेट्रिक सरफेस आप कर सकते हैं, वैसे तो अनसिमेट्रिक भी गॉस थ्योरम को अनसिमेट्रिक सरफेसेस भी अप्लाई करवाते हैं, लेकिन अनसिमेट्रिक से निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सिमेट्रिक ही आप हमेशा गॉसियन सरफेस लें। और वो यहाँ पर सिलेंडर कराए, मैं कह रहा हूँ आप अवॉइड कर लें तो भी आंसर क्या आएगा? सेम। एंड देन उसके बाद आर का और लेंथ एच का आपने ये गॉसियन सरफेस लेट किया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। फिगर आपको दिखा पा रहा है कि किस किस सरफेस के साथ पैरेलल है और किस किस के साथ परपेंडिकुलर है। 1 वाले सरफेस के साथ पैरेलल, 2 वाले के साथ एंड 3 वाले के साथ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंट्रीब्यूट सिर्फ कौन करेगा? 1 वाला। उसके कंट्रीब्यूशन से आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला E × 2πr। अब इस फ्लक्स को आपने गॉस थ्योरम के साथ Q नेट बाय एप्सिलॉन के साथ रिलेट किया। Q नेट के अंदर आपने लैम्डा का बेसिक फॉर्मूला यूज़ करा, पुट करके आपने आंसर निकाला। आंसर निकालने के बाद आपने दो ग्राफ के बारे में बात करी, एक R के साथ और एक 1/r के साथ। फाइन, ये है आपका गॉस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो हमारा एक यूनिफॉर्मली इन्फिनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। एक शीट पर, थिन शीट पर आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा है, एक थिन शीट पर आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा है बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा है और वो जो शीट है वो इन्फिनाइट दूरी पर है, मतलब वो इन्फिनाइटली स्ट्रेच्ड है शीट। उसका आपका सेकेंड एप्लीकेशन है। देखते हैं उस एप्लीकेशन को। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनाइट प्लेन शीट से। दिया क्या हुआ है? कंसीडर थिन इन्फिनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। मतलब यूनिफॉर्म मतलब ये सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट है। सो बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉइंट आउटवर्ड्स। सिमेट्री के थ्रू हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड्स निकलेगी, इधर भी राइट। एंड ऑल्सो इट मस्ट हैव मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन एट 2 पॉइंट्स P एंड P डैश। किसी भी रैंडम P पॉइंट पर जो कि सेम दूरी पर है इस शीट से, उस पर मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी? ऑपोजिट। फाइन। एंड सर्फेसेस जो हैं, हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस लेट किया है, जिसमें गॉसियन सरफेस हम सिलेंडर के फॉर्म में लेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो रिटन वे में देख रहा है ये क्यूब के फॉर्म में देख रहा है। ये कह रहा है यहाँ पर आप क्यूब लेट कर लीजिए, वेराज सिलेंडर भी लेट कर सकते हैं। फिगर सिलेंडर के अकॉर्डिंगली है लेकिन स्टेटमेंट जो रिटन है वो क्यूब के अकॉर्डिंगली है। मैं फिर कह रहा हूँ आप दोनों में से कोई भी सरफेस लेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि फिगर के अकॉर्डिंगली सिलेंडर है तो मैं सिलेंडर को ही मानता हूँ अपना गॉसियन सरफेस। ये वाली बात यहाँ पर आप स्किप कर दें, इतनी सी बात जो है ये वाली बात आप यहाँ पर स्किप कर दें, आप सिलेंडर को मानें गॉसियन सरफेस अपना। तो देखते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस में हमारे पास 3 सर्फेसेस से डील करना है हमें, एक S1, DS1, DS2 एंड DS3। फाइन। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा नेट वो हमारा 3 सर्फेसेस से आएगा, E डॉट DS1 प्लस E डॉट DS2। रेडियस क्या है इसका? इस सिलेंडर का, जिसको हमने सिलेंडर को गॉसियन सरफेस माना है, उसका रेडियस है R, उसका रेडियस क्या है? R। और इसकी जो हाइट है, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो हाइट हमने मानी है 2h। इस सिलेंडर की जो हाइट है वो हमने क्या मानी है? 2h। और क्योंकि ये मिड पॉइंट में है तो 2h कह लीजिए, तो यहाँ पर इस तरफ h होगा और इस तरफ h होगा। फाइन। 2h कहा है हमने तो इस तरफ भी h होगा और इस तरफ भी h होगा, इतनी दूरी पर रहेंगी। फाइन, देखते हैं। सो प्लस में थर्ड सरफेस भी थी E डॉट DS3। सबसे पहले क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट और लेफ्ट में है तो DS3 जो है वो CSA है। DS3 जो है सरफेस वो क्या है? CSA, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया तो ऐसे जाएगा,
नॉर्मल वेक्टर कर्व सरफेस एरिया का n3 वेक्टर, नॉर्मल n3 वेक्टर जो है वो हर जगह से ऐसे जाएगा ऊपर या नीचे, और वो इसके साथ क्या बना रहा है 90 डिग्री, इसके साथ क्या बना रहा है वो 90 डिग्री। देयरफॉर DS3 वाले को तो 0 लिख देते हैं। क्यों 0 लिखा है इसको हमने, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0, cos 90 क्या होता है 0। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, ये बाहर निकल जाएगा और हमें सीधा DS का 1 का क्लोज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट इस दोनों केस में, डॉट प्रोडक्ट इस दोनों केस में होगा cos 0 का, cos 0 होता है 1, cos 0 होता है 1, तो आप डॉट प्रोडक्ट को चाहें तो भूल सकते हैं यहाँ पर। डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आ जाएगा, cos 0 हो जाएगा 1, एंड ई इंटीग्रेशन ऑफ DS2, ठीक है। ई DS1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक सर्कुलर प्लेट टाइप दिख रहा है आपको, एंड सर्कुलर प्लेट टाइप का इंटीग्रेशन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया का इंटीग्रेशन क्या होगा पाई आर स्क्वायर, प्लस ई दूसरा वाला भी पाई आर स्क्वायर, तो टोटल क्या हो गया 2e पाई आर स्क्वायर, 2e पाई आर स्क्वायर। ये क्या है आपका फाइनाइट, ये क्या है आपका फाइनाइट। अब हम बात करते हैं हमारे पास गॉस थ्योरम की, अप्लाइंग गॉस थ्योरम। अप्लाइंग गॉस थ्योरम में फाइनाइट को यूज़ कर सकते हैं हम क्यूनेट बाय एप्सिलॉन नॉट में, क्यूनेट बाय एप्सिलॉन नॉट में। और अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कौन सा है, तो आप कहेंगे ये वाला चार्ज है जो इंक्लूड है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, खाली इतना चार्ज। और ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जैसे आपने बोला था लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल, वैसे ही सिग्मा क्या होता है क्यू बाई ए। तो सिग्मा इंटू ए लिखेंगे हम यहाँ पर, सिग्मा इंटू ए। अच्छा ए क्या है यहाँ पर, एरिया कैसा है सर्कुलर है, तो हम क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, कैसा लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। अपॉन में कौन है एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा इंटू एरिया लिखना था हमें क्यू की जगह, लेकिन एरिया जो है गॉसियन सरफेस के अंदर वो एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर है। फाइन। सो इसमें हमारे पास फाइनाइट क्या है यहाँ पर 2e पाई आर स्क्वायर, 2e पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट। सो ई इज इक्वल्स टू क्या आया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल्स टू क्या आया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर एग्जैक्टली। सो आप अगर बोल रहे हैं कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो आप या तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की, दोनों पे वैल्यू 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। फाइन। इस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को अगर आप बोलेंगे कि हमें रिलेट कराना है ग्राफ से, कि ये जो सर्कुलर लूप थी, एरिया ऑफ बेस एंड एरिया ऑफ टॉप था सिलेंडर का, ये कितनी दूरी पर था, आपने बोला था h दूरी पर है, यहाँ पर आपने मेंशन किया था कि कितनी दूरी पर है h दूरी पर है। लेकिन अगर आप अपने एक्सप्रेशन को देखेंगे तो आपके एक्सप्रेशन में कहीं पर भी डिस्टेंस का कोई जिक्र ही नहीं है। सिग्मा का जिक्र है जो कि कांस्टेंट है गिवन कंडीशन में, 2 का जिक्र है वो भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। तो अगर ई को आप आर के साथ रिलेट करवाएंगे कि कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी वैल्यू वेरी कर रही है, तो आपको दिखाई देगा कि वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। मतलब डिस्टेंस चाहे कितना मर्जी बढ़ा लो, वैल्यू फिक्स रहेगी। कितनी है वो वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पर वाई एक्सिस को कट कर रही है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कोऑर्डिनेट पे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वर्टेक्स पे। फाइन। सो यहाँ पर ये इसको वाई एक्सिस के इस कोऑर्डिनेट पे इसको कट कर रही है। ये आपका बेसिक ग्राफ है। मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ सो दैट आप सारी चीज़ें एक साथ देख सकें। आपका क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनाइट प्लेन शीट के थ्रू। उस यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट के लिए आपने, जिसमें सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए आपने गॉसियन सरफेस ली। क्वेश्चन में गॉसियन सरफेस एक क्यूब के फॉर्म में लिया गया है, लेकिन मैंने फिगर में यहाँ पर गॉसियन सरफेस आपको सिलेंडर के फॉर्म में दिखाई है। आप किसी भी तरीके से कर सकते थे। सिलेंडर के फॉर्म में 3 सर्फेसेस आती हैं, एक CSA, एक एरिया ऑफ टॉप, एक एरिया ऑफ बेस। CSA जो है वो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर बना रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इसलिए उसको हमने यहाँ पर शुरू होते ही 0 लिख दिया DS3 वाले को। लेकिन DS1 एंड DS2 जो था एरिया ऑफ बेस एंड एरिया ऑफ टॉप, उसको हमने यहाँ पर यूज़ किया है, जिसका आंसर इंटीग्रेट करने के बाद ई पाई आर स्क्वायर आया, जो कि 2e पाई आर स्क्वायर हो गया। फिर हमने गॉस थ्योरम अप्लाई करा। गॉस थ्योरम से हमने फ्लक्स को क्यूनेट बाय एप्सिलॉन नॉट रखा। क्यूनेट को हमने यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू एरिया के फॉर्म में देख लिया, पाई आर स्क्वायर, वो कैंसिल हो गया। आंसर आ गया आपका ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और यहाँ पर कहीं पे भी कोई डिस्टेंस नहीं दिख रहा था, इसलिए ई और आर का वेरिएशन जो था वो कांस्टेंट था, मतलब ई की वैल्यू कांस्टेंट थी आर के अकॉर्डिंगली। फाइन। सो अगला एप्लीकेशन है हमारा, अगला एप्लीकेशन हमारा है अबाउट थिन स्फेरिकल शेल, थिन स्फेरिकल शेल के बारे में देखते हैं उसे। सो
सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता लगानी है ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। ये थिन स्फेरिकल शेल जिस तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है आप समझ ही गए होंगे, सरफेस पे सारा चार्ज होगा, तो इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से चार्ज किया गया है। किससे चार्ज किया गया? सिग्मा से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाने के लिए किसी भी पॉइंट पर जो कि r डिस्टेंस पे है फ्रॉम हो, वी चूज कॉन्सेंट्रिक स्फेयर ऑफ रेडियस r। व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक स्फेयर? जिसका सेंटर तो इसी स्फेरिकल शेल के जैसा हो, बट जो रेडियस है वो वेरी कर सकता है, वो गॉसियन सरफेस है वो वेरी कर सकता है। फिगर में यहाँ पर आपको एक ही दिखाया गया है गॉसियन सरफेस, जो कि आपके स्फेरिकल शेल से बड़ा है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर 3 गॉसियन सरफेस को कंसीडर करने की ज़रूरत है। पहला गॉसियन सरफेस होना चाहिए वो जो कि अंदर है। मैं इसको डॉटेड फॉर्म में बना देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिखाई दे। सो ये आपका गॉसियन सरफेस है, पहला गॉसियन सरफेस जो कि अंदर है शेल के। फाइन, मतलब वो वाला गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस इस शेल के रेडियस से छोटा है। दूसरा गॉसियन सरफेस खुद इस स्फेरिकल शेल के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, ये दूसरा गॉसियन सरफेस है। ये पहला गॉसियन सरफेस है G1, ये दूसरा है G2 जिसका रेडियस इस गॉसियन सरफेस और स्फेरिकल शेल का रेडियस सेम है। एंड तीसरा गॉसियन सरफेस जो है वो G3 है। फाइन, जो कि रेडियस जो है उसका गॉसियन सरफेस थर्ड का रेडियस जो है वो स्फेरिकल शेल के रेडियस से बड़ा है। इन 3 सरफेसेस के बारे में आपको डील करना है, तीनों पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको। सो देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। सो यहाँ पर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। फाइन, ये चीज़ 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। पहला फॉर गॉसियन सरफेस 1, गॉसियन सरफेस 1, दूसरा गॉसियन सरफेस 2 एंड तीसरा गॉसियन सरफेस 3 है। सारी की सारी गॉसियन सरफेस 1, 2 एंड 3 स्पेयर के फॉर्म में रेडियस के r है, बट अलग अलग बात है, इसका रेडियस जो है वो लेस देन कैपिटल r है, इसका रेडियस जो है वो इक्वल टू कैपिटल r है, लेकिन इसका रेडियस जो है वो ग्रेटर देन कैपिटल r है। फाइन, बस ये फ़र्क है। इनटू द स्फेरिकल शेल, ऑन द स्फेरिकल शेल एंड आउट ऑफ द स्फेरिकल शेल, इन 3 के बारे में हमें डिस्कशन करना है। फाइन, देखते हैं। एंड फाइनली जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा आंसर्स आएंगे तीनों के, तो तीनों अलग अलग पॉइंट्स पे होंगे, तो उनके ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। चलिए फर्स्ट गॉसियन सरफेस की बात करते हैं सबसे पहले। सो फर्स्ट गॉसियन सरफेस की अगर फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स होता है फर्स्ट गॉसियन सरफेस का नेट चार्ज। गॉसियन सरफेस फ्लक्स की बात करें हम फर्स्ट, उसका नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूँ मैं, फ्लक्स को E.ds से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि कैलकुलेट करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस फर्स्ट गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस 1 विल बी 0। यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है ना, क्योंकि सारा चार्ज तो आपका किस पे है? स्फेरिकल शेल के सरफेस पे है, और ये जो गॉसियन सरफेस है वो स्फेरिकल शेल से छोटा है, तो यहाँ पर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं। नेट चार्ज इज 0 इन फर्स्ट गॉसियन सरफेस। तो फ्लक्स 1 भी क्या हो जाएगा? 0। फ्लक्स 1 भी क्या हो जाएगा? 0। एंड फ्लक्स 1 0 क्यों हुआ देखते हैं ज़रा। सो यहाँ पर आप इस फिगर के साथ इस चीज़ों को साथ साथ रिलेट करिएगा मेरे साथ। सो फ्लक्स जो 1 है वो 0 चार्ज की वजह से हुआ, बट फ्लक्स 1 के अंदर 2 लोग हैं, E.ds वेक्टर, E.ds वेक्टर। सो आपका E.ds वेक्टर के इंटीग्रेशन अगर 0 आ रहा है, ds कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ds का इंटीग्रेशन जो है वो 0 हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गॉसियन सरफेस आपने कंसीडर करी है, उसका 4πr² आप ds का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सरफेस कंप्लीट सरफेस का एरिया निकाल सकते हैं, वो 0 होने का सवाल नहीं है। cos 0 1 विच इज़ अगेन नॉट इक्वल टू 0। अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट में जो cos आता है वो सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपस में पैरेलल है, तो cos 0 1 होता है, और 1 वैल्यू 0 थोड़ी होती है, तो ना तो cos उसका रीज़न है ना ds उसका रीज़न है, देयरफॉर E इज इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर 0 बनाना है तो उसका रीज़न कौन है? E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस 1 में क्या आती है? 0। ये आपने यहाँ से देखा। चलिए अब सेकेंड गॉसियन सरफेस की बात करते हैं। सेकेंड गॉसियन सरफेस में फ्लक्स 2 निकालना है हमें, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E.ds। फाइन, ये सेकेंड सरफेस के लिए इसका डॉट प्रोडक्ट।
सो इसका क्लोज इंटीग्रल होगा EdS2 cos 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी आउटवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी आउटवर्ड्स रेडिकली सिमेट्रिकल है। रेडिकली सिमेट्रिकल मतलब रेडियस के थ्रू, रेडियस के डायरेक्शन में। एंड सरफेस एरिया भी जो है वो आउटवर्ड्स ही जाएगा, सरफेस एरिया परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स ही होता है। दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन होने की वजह से कॉस हो जाएगा 0। चलिए ई क्योंकि फिक्स्ड है, सेम डिस्टेंस पे है ई, तो ई हम बाहर निकाल लेते हैं। DS2 का हमें खाली इंटीग्रेशन करना है, क्लोज इंटीग्रेशन करना है। तो ई DS2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, DS2 का इंटीग्रेशन होगा 4πr², 4πr²। यहाँ पर गॉसियन सरफेस का रेडियस मैंने पुट करा है r², एंड 4πr² जो होता है वो स्फेयर का, किसी भी स्फेयर का एरिया होता है, सरफेस एरिया। फाइन, ये फ्लक्स 2 था। अच्छा, फ्लक्स 2 किसके इक्वल होगा, नेट चार्ज इन द गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस है वो स्फेरिकल शेल के ऊपर ही कोइंसाइड कर रहा है, तो जितना भी चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर है वही चार्ज गॉसियन सरफेस के भी अंदर है। और कितना है वो चार्ज, अगर चार्ज की बात करें तो वो नेट चार्ज सिग्मा इंटू 4πr² है, सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R² है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि चार्ज जो होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया होगा, और एरिया जो है स्फेरिकल शेल का 4π कैपिटल R² है, कैपिटल R रेडियस है स्फेरिकल शेल का। इनफाइनाइट कितना आया है आपका, E इंटू 4πr², E इंटू 4πr²। कई बुक्स में आप सिग्मा इंटू 4πr² की जगह Q भी देख लेंगे, आप बोलेंगे कि स्फेयर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो Q है, तो टोटल चार्ज Q आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप इस जगह पे चाहें तो टोटल चार्ज Q लिख सकते हैं। नाउ सिंस इस गॉसियन सरफेस के लिए खास बात क्या थी कि रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस एंड रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल दोनों इक्वल है, तो ये 4πr² के साथ 4πr² क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो E का आंसर आपका क्या आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एक फिक्स्ड वैल्यू आई है ऑन दी स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड की, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फाइन, जिसमें रेडियस का कोई डिस्कशन नहीं है। अब आगे अगर बढ़ेंगे हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर हमें निकालनी है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी इनसाइड द सरफेस, ये सेकंड निकाली है, अब हम आउटसाइड निकाल रहे हैं। सो फ्लक्स 3 होगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ EdS3 डॉट प्रोडक्ट के साथ। अब गॉसियन सरफेस थर्ड का भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स जो यूनिट वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही होगी अंदर से स्फेरिकल शेल से, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर भी EdS3 cos 0 हो जाएगा इंटीग्रेशन में φ3 के लिए। E कांस्टेंट है, बाहर आएगा, क्लोज इंटीग्रेशन DS3 करना है आपको ताकि आप फ्लक्स 3 निकाल पाएँ, विच विल बी इक्वल्स टू E इंटू 4π स्मॉल r², 4π स्मॉल r², क्योंकि गॉसियन सरफेस का आपको सरफेस एरिया निकालना था। नाउ इसी फ्लक्स 3 को अगर आप इक्वेट कर देंगे Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट से, Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट से, सो फ्लक्स 3 होगा आपका E इंटू 4πr²। एंड नेट चार्ज जो है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जो है वो स्फेरिकल शेल में है, तो सारा का सारा चार्ज क्या है, सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R², सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R² डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब दोस्त 4π कैंसिल आउट हो गया, E इज इक्वल्स टू सिग्मा R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r², एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। सो मेरा यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है, क्या सिग्मा यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, बिल्कुल। क्या R कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल, वो तो आपके क्वेश्चन में गिवन ही होगा ना, कितने रेडियस का स्फेरिकल शेल है जिस पे आपने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, ये भी कांस्टेंट है हमारे लिए, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो कौन बदल रहा है इस एक्सप्रेशन में, स्मॉल r क्या है, गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस आप स्फेरिकल शेल के बाहर बनाएंगे, ये तो आपने तय कर लिया, थर्ड गॉसियन सरफेस जो है आप स्फेरिकल शेल के बाहर बनाएंगे, ये तो तय कर लिया, लेकिन कितनी दूरी पे बनाएंगे ये तो नहीं तय किया ना, तो ये R क्या है, वेरिएबल है। सो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², या E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, थोड़ा और उसका जो है ग्राफ जो है और ज़्यादा स्नीक बनेगा ना। इस तीनों चीज़ों को अगर ध्यान से देखेंगे आप तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का R के साथ एक रिलेशन आएगा। फाइन, देखते हैं वो रिलेशन। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सबसे पहले फर्स्ट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। कब तक 0 है, चाहे आप कितना भी गॉसियन सरफेस अंदर बना ले 0 ही रहेगा। कब तक, जब तक रेडियस बढ़ के
रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल नहीं हो जाता, तब तक ज़ीरो है। लेकिन जैसे ही रेडियस बढ़ के रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी, सेकंड गॉसियन सरफेस ऑन दी स्फेरिकल शेल। तो ये एकदम से ही हाइक आपको शो करेगा कितना, जिसका कोऑर्डिनेट होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एंड फिर उसके बाद जो आर बढ़ेगा, तो यहाँ पर इस रीजन में आर जो है वो छोटा है, इस पॉइंट पर आर जो है इक्वल है, और इस पॉइंट पे आर जो है वो बड़ा है, मतलब थर्ड की बात हो रही है। फिर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एक्ट कर रहा है, तो फिर वो ऐसे डाउनफॉल करेगा। फाइन। सो ये आपका बेसिक ग्राफ है, जहाँ पर इस फर्स्ट रीजन में ई इज इक्वल्स टू 0 है, सेकेंड रीजन में ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, एंड थर्ड रीजन में ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय। फाइन। ये बेसिक आपका ग्राफ है। इन चीज़ों को आप एक साथ देख सकते हैं यहाँ पर। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल था, जिस चार्ज स्फेरिकल शेल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐसा दिख रहा था चार्ज स्फेरिकल शेल, और इसके अंदर आपने 3 गॉसियन सरफेस चुनी थी। मैं फिर बना रहा हूँ वो, एक ये जो कि अंदर होगी, एक इसी के ऊपर जो कि कोइंसाइड करेगी स्फेरिकल शेल के साथ, और एक जो फिगर में ऑलरेडी पहले से ही बनी हुई है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। तीनों में आपने अलग अलग केसेस को फॉलो करके फ्लक्स को गॉस थ्योरम के साथ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला, और जैसे ही आपको तीनों वैल्यूज़ मिल गई, आपने उस पर एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। फाइन। चलिए, सो ये हमारी एप्लीकेशंस खत्म हुई। अब इसके ऊपर हम कुछ चंद क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे, इन्फिनाइट प्लेन शीट, इन्फिनाइटली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ओवर अ प्लेन शीट, 2 शीट्स हैं, उसके ऊपर हम पहला एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास। 2 infinite plane planes have uniform charge density sigma 1 and sigma 2. Determine the electric field at points to the left of the sheets, between them and to the right of the sheets. Fine. So हमारे को 3 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, टू द लेफ्ट ऑफ द शीट, बिटवीन एंड राइट ऑफ द शीट। जो फिगर में आपके 1 चीज़ें मेंशन कर रखी हैं वो है शीट 1 के लिए, और जो 2 चीज़ें मेंशन कर रखी हैं वो हैं शीट 2 के लिए। पहले हम ऑन लेफ्ट निकाल रहे हैं, फिर हम ऑन राइट निकालेंगे। फाइन। एंड फाइनली हम निकालेंगे इन बिटवीन। चलिए देखते हैं, कोई रैंडम पॉइंट ले लिया हमने लेफ्ट पे, अब शीट 1 क्योंकि पॉजिटिव है तो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फेंकेंगे E1, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फेंकेंगे E1, एंड शीट 2 भी क्योंकि पॉजिटिव है तो ये भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकेंगे अवे E2। कोई दिक्कत, दोनों ने ही अवे फेंकी इस पॉइंट पर, शीट 1 ने भी अवे फेंकी, शीट 2 ने भी अवे फेंकी, तो ई नेट जो होगा वो क्या होगा, ई नेट होगा E1 प्लस E2, ई नेट होगा E1 प्लस E2। लेकिन आप जानते हैं प्लेन जो पैरेलल शीट्स होती हैं, ये शीट्स का फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है? मतलब अगर आप कह रहे हैं कि ये इससे R1 दूरी पर है ये पॉइंट, और ये इस पॉइंट से R2 दूरी पर है, तो क्या इसके डिस्टेंस से कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं। हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा है, आंसर आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 का आएगा सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का आएगा सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कहीं पर भी डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन है। तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फाइनल ई नेट का आंसर है। बहुत ही सिंपल। फाइन। अगर हम बात करते हैं ऑन द राइट, किसी राइट के पॉइंट पे बात करते हैं, सो ये जो है ये इससे अवे फेंकवाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पॉजिटिव है, और ये भी क्योंकि पॉजिटिव है तो ये भी इस पॉइंट पर अवे फेंकेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑन राइट एक्सट्रीम पॉइंट ई नेट जो है वो फिर दोबारा E1 प्लस E2 को ऐड करके ही मिलेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में। E1 फिर आप बोलेंगे सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, E2 फिर बोलेंगे सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। फिर फाइनल आंसर फिर दोबारा क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा ई नेट आया ऑन राइट। फाइन। अब इन बिटवीन की बात कर लेते हैं। सो इन बिटवीन दोस्तों ये वाला सिग्मा 1 भेजेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E1, और ये सिग्मा 2 वाला जो भेजेगा ये भी पॉजिटिव है तो ये भी अवे भेजेगा E2 इस तरफ। तो इस बारी जो ई नेट आएगा वो है E1 माइनस E2। अब देखिए ये मैं कहने पे क्यों मजबूर हुआ कि E1 माइनस E2 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस करनी है ये ऑपोजिट है, इससे पता चला, लेकिन किस में से किसको माइनस करना है ये मेरे इस क्वेश्चन के
इधर गिवन कंडीशन में दे रखा है कि सिग्मा 1 जो है, मान लेते हैं, अगर आप मान लेते हैं कि सिग्मा 1 जो है वो सिग्मा 2 से बड़ा है एंड दोनों मिलके 0 से बड़े हैं, मतलब पॉजिटिव है, तो सिग्मा 1 अगर सिग्मा 2 से बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की इलेक्ट्रिक फील्ड 2 से बड़ी होगी। इसीलिए मैंने 1 में से 2 को माइनस करा, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ गया हमारे पास सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास ई नेट है। फाइन। सो ये हमारे पास एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अच्छा, अगर मैं कह दूं कि ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर है, सिग्मा 1 सिग्मा 2, लेट्स से, ये क्वेश्चन में दिया नहीं है बट लेट्स से मैं कहता हूँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो है वो सिग्मा के इक्वल है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वाला आंसर हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वाला आंसर भी हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट अगर बराबर होंगे सिग्मा, लेकिन ये वाला आंसर अगर सिग्मा बराबर हो तो आंसर हो जाएगा 0। आप लॉजिक समझ रहे हैं? ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? 0। दूसरी चीज़, इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी मोल्ड कर सकता है कि सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 बराबर तो है लेकिन ऑपोजिट साइन के हैं, मतलब इसमें है प्लस, इसमें है माइनस। तो बताइए, इस क्वेश्चन में यहाँ प्लस है तो ये अवे भेजेगा और ये माइनस है तो ये टुवर्ड्स बुलाएगा। नेट सिग्मा सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, 0 लेफ्ट में, राइट में पॉजिटिव अवे भेजेगा, नेगेटिव टुवर्ड्स बुलाएगा, अगेन सिग्मा सेम होने की वजह से ऑपोजिट साइन, नेट 0 कैंसिल आउट। बट मिड पॉइंट पर पॉजिटिव भेजेगा अवे और नेगेटिव बुलाएगा पास, पॉजिटिव भेजेगा अवे और नेगेटिव बुलाएगा पास, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। आंसर हो जाएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो मैंने बोला पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या नेगेटिव नेगेटिव हैं, ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं डेंसिटीज या नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो लेफ्ट और राइट पे तो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन सेंटर पे 0 हो जाएगी अगर सिग्मा सेम है। और अगर ऑपोजिट साइन के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो लेफ्ट और राइट पे 0 हो जाएगी और सेंटर पे आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वाली बात ध्यान से सुन ली तो इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। फाइन। ये एक तरह का न्यूमेरिकल है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहता है क्वेश्चन पेपर्स में, मैक्सिमम टाइम ये पूछने के चांसेस होते हैं टीचर्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले न्यूमेरिकल को देखते हैं। सो यहाँ पर हमारे को एक क्वेश्चन दिया है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट ये है। फाइन। और इस इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए सेपरेट किया हुआ है इस इलेक्ट्रिक डायपोल को 2 mm के डिस्टेंस से, जो कि प्लेस किया है नियर अ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ इतना, लीनियर चार्ज डेंसिटी वही वाला जो हमने सबसे फर्स्ट केस किया था, पहला केस, सच दैट नेगेटिव चार्ज जो है वो उस लीनियर चार्ज डेंसिटी के पास है 2 सेंटीमीटर दूरी पर और 2 mm दूरी एक्स्ट्रा पर पॉजिटिव चार्ज पड़ा है। कैलकुलेट करना है हमें इस पर फोर्स। तो हमारे पास फोर्सेस के लिए देखते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इस नेगेटिव को ये टुवर्ड्स बुलाएगा, तो फोर्स 1 जो होगी वो टुवर्ड्स के लिए होगी, और क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है इसलिए फोर्स इधर लगाएगा, फोर्स 2 जो है वो अवे होगी। अब क्योंकि चार्ज सेम है, चार्ज क्या है? सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी ज़्यादा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी कम। चार्ज तो सेम है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि कम दूरी पर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कम क्यों होगी? क्योंकि ज़्यादा दूरी पर है। तो जो फोर्स होती है वो होता है QE। क्या होता है फोर्स? QE। चार्ज तो सेम है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके ऊपर ज़्यादा लगेगी उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो F1 जीत जाएगा, F1 जीत जाएगा F2 से, तो नेट फोर्स जो होगी वो क्या निकलेगी? F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। ये तो क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है मैंने वो सब समझाया है, आप सॉल्व करते हैं इसके। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं 1, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम 1। सो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको ज़रा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो होगा क्या? 2 इंटू लैम्डा जो कि 4 इंटू 10⁻⁻⁴ दे रखा है, अपॉन जो 2 से मल्टीप्लाई करा तो ठीक, लेकिन डिवाइड जो 2 से करा तो ये 2 क्या बन जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹, अपॉन में आर कितना है फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए? 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻²। 2 ने 2 को काट दिया, 9 4 से कितना होता है? 36, और -4 एंड 11, क्योंकि ये माइनस जो ऊपर जाके 9 के साथ ऐड हो जाएगा ना तो 11 बन जाएगा। -4 एंड 11 कितने हो जाएंगे? 10⁻⁷। ये तो है हमारे पास न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड 1। बट फोर्स 1 कैसे निकलेगी? Q इंटू E1 जो कि लेफ्ट में है, जो कि कहाँ पर है? लेफ्ट डायरेक्शन में है। दैट इज चार्ज की वैल्यू
which is 2 into 10 raised to the power minus 8 into electric field की वैल्यू 36 into 10 raised to the power 7. So minus 8 plus 7 minus 1. 36 2 are 72. 72 into 10 raised to the power minus 1 is 7.2 Newton. 7.2 Newton. ये तो आया फोर्स 1. सिमिलरली हम फोर्स 2 निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 2 निकालनी पड़ेगी, विच इज़ लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश. ये आर अलग है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया सो दैट हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यूज़ कर सकें, विच इज़ 2 into 4 into 10 to the power minus 2 into 9 into 10 to the power 9 whole upon 2.2 into 10 raised to the power minus 2. एक्चुअली ये 2 mm एक्स्ट्रा ऐड होगा ना. 2 mm का मतलब होता है 0.2 सेंटीमीटर. अब 2 सेंटीमीटर में 0.2 सेंटीमीटर ऐड करोगे तो 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेंटी को कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power minus 2 हो जाएगा. एंड इसमें जो सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा देखते हैं हम लोग. इनटू में ये 10 minus 2 minus 4, this has to be minus 4. So 3 and 9 12 and 12 minus 4 8. 2 ने इसको काटा 11 पे. So 36 by 11 into 10 raised to the power 8, जो कि लगभग हो जाता है 3.2 and 7 into 10 per 8, somewhere about this. फाइन. सो इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. अब हमने फोर्स निकाला, फोर्स 2 कैसे आएगा? Q इंटू E2. Q क्या है? Q है 2 इंटू 10 raised to the power minus 8. E2 क्या है? 3.27 इंटू 10 raised to the power 8. 10 raised to the power 8 10 raised to the power 8 कट गया. 3.27 का डबल, समवेयर अबाउट 6.5. लेट्स लगभग 6.5 समथिंग हो गई वैल्यू, बट मैं 6.5 मान रहा हूँ. ठीक है. अब एफ नेट कैसे आएगा? क्योंकि F1 बड़ा आ रहा है, F2 छोटा आ रहा है, और दोनों ऑपोजिट में है, तो F1 माइनस F2 दैट इज 7.2 माइनस 6.5. सो आंसर हो गया 0.7 न्यूटन. 0.7 न्यूटन इज द फोर्स. 0.7 न्यूटन इज द फोर्स ऑन दिस डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लीनियर इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा. फाइन. तो इस क्वेश्चन को देख लिया. अगला क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पर ये कह रहे हैं एक इन्फिनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज वायर है विथ लीनियर डेंसिटी लैम्डा. फाइन. ये एक लॉन्ग पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लैम्डा है. एंड इलेक्ट्रॉन जो कि इसको सेंटर मान के कांस्टेंट वेलोसिटी से एक सर्कुलर प्लेन पे घूम रहा है. वो सर्कुलर प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है इस वायर के, मतलब लगभग वो ऐसे घूम रहा होगा. फाइन. इस डॉटेड पार्ट जो कि इसके क्या है? परपेंडिकुलर. एंड इसको सेंटर मान के घूम रहा है. तो हमें एक्सप्रेशन निकालना है उसके काइनेटिक एनर्जी का. फाइन. तो देखते हैं हम लोग. सबसे पहले तो इस इलेक्ट्रॉन को घुमाने में कौन काम आ रहा होगा? आप कहेंगे इस इलेक्ट्रॉन को घुमाने में काम आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स. कौन काम आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स. लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा किसने की होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने. किसने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने. सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv² बाय आर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है Q इंटू ई. अब mv² को यही रखते हैं, QE के पास ले जाते हैं R. हाफ दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ QE R हो जाएगा. हाफ mv² हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी. हाफ mv² क्या हो गया यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी जो हमें निकालना था. यहाँ पर हाफ है. Q जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच इज़ E. Q जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच इज़ E. E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, जो कि आप जानते हैं लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है. लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है. और इनटू में भी कौन है? R. ये R और R क्या हो गए? कैंसिल आउट. तो आपके पास आया लैम्डा E. एक्सप्रेशन आया आपके पास लैम्डा E बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये काइनेटिक एनर्जी का आपका एक्सप्रेशन आ गया. फाइन. अब इस एक्सप्रेशन के साथ उन्होंने बी पार्ट भी पूछ दिया हमसे, दैट प्लॉट द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद द फंक्शन ऑफ चार्ज डेंसिटी. अब काइनेटिक एनर्जी इधर रखिए,
चार्ज डेंसिटी इधर रखिए, अब इन दोनों में रिलेशन पूछिए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना भी आप चार्ज डेंसिटी बढ़ाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के। फाइन। सो ये बड़ा इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अगला न्यूमेरिकल गॉस थ्योरम पे वो देखते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक लार्ज प्लेन शीट है चार्ज की, जिसकी सरफेस डेंसिटी हमें इतनी दे रखी है, लाइज इन एक्स वाई प्लेन। तो ये लार्ज प्लेन शीट जो है वो किसी एक्स वाई प्लेन में लाई करती है। सो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। Find the electric flux through the circular area of the radius 0.1 meter. Find the electric flux through the circular area of the radius 0.1 meter. If the normal to the circular area makes an angle 60 degree with z axis. So उस let's say ये है z axis हमारे पास, क्योंकि x y plane ये है तो z axis इस तरफ होगी आउटवर्ड्स, जो इन दोनों की परपेंडिकुलर होगी। वो जो एरिया है उसका जो यूँ कहूँ मैं, उसका जो परपेंडिकुलर आउटवर्ड यूनिट वेक्टर है वो इस z एक्सेस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है। उसके साथ आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की ज़रूरत है। फाइन। तो सबसे पहले इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए आपको, फिर आपको इसके ऊपर इसका एरिया वेक्टर दिया हुआ है तो एरिया पता होना चाहिए, तब आप जाके फ्लक्स निकाल पाएंगे। तो पहले इसके पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे इस पॉइंट पे नहीं, इस लार्ज प्लेन शीट, व्हेन वी यूज अ टर्म लार्ज वी मीन्स इन्फिनाइट, इस इन्फिनाइट प्लेन शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, वो सिंपली सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होता है, इफ़ यू रिमेंबर, जिसमें सिग्मा की वैल्यू आपके पास है 5 × 10⁻16 एंड 2 × 8.85 × 10⁻12। ये -12 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट इज़ 2.25 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ये तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया दोस्तों। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप फ्लक्स निकाल सकते हैं। फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि ये फिक्स है, कांस्टेंट है, तो फ्लक्स होता है E.ds वेक्टर, E.ds cos 60 y cos 60, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स थी z एक्सेस में, और z एक्सेस के साथ इसके यूनिट वेक्टर ने एंगल 60 डिग्री बना रखा है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसलिए cos 60। अब E कांस्टेंट है, बाहर आ गया, cos 60 की वैल्यू भी बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट है विच इज़ हाफ, अंदर कौन बच जाएगा, ds का इंटीग्रेशन, अंदर कौन बच गया, ds का इंटीग्रेशन। E की वैल्यू है आपके पास 2.25 × 10⁻4 इंटू हाफ, ds का इंटीग्रेशन होगा, इस सर्कुलर ds का इंटीग्रेशन होगा πr², क्या होगा, πr², 2.25 इंटू 10⁻4 इंटू हाफ इंटू 3.14 इंटू रेडियस दिया हुआ है 0.1 इंटू 0.1, 2.1 क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है। फाइन, ये हमारे पास फाइनली रेडियस पुट कर दी हमने वैल्यू। अब ये सॉल्व करना आपका काम है, ये आप सॉल्व करेंगे, वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपका फ्लक्स निकल जाएगा, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, विच इज़ इन द यूनिट ऑफ न्यूटन बाय कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। इस यूनिट में ये सॉल्व करके आपके पास आंसर निकल आएगा। फाइन। सो गॉस थ्योरम हमने कर लिया इस लेक्चर में। गॉस थ्योरम के ऊपर हमने डिफरेंट न्यूमेरिकल्स भी ट्राई कर लिए हैं। सो हमारे को क्लियर हो गया होगा कि इनके न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्लाई करते हैं। सो इस लेक्चर के जो टॉपिक्स मुझे कवर करने थे वो तो यहाँ तक कवर हो चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम डाउट्स कवर कर रहे हैं, जो आपके डाउट्स हैं पेज नंबर 48 तक आफ्टर 31, क्योंकि वो डाउट्स पिछले कुछ लेक्चर में कवर नहीं हुए थे, तो इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं। फाइन।